मेरी आज की हॉन्टिंग स्टोरी कोई फैमिली की नहीं है, किसी इंसिडेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक सिलसिला है जो पिछले 500 से भी ज़्यादा सालों से चलता हुआ आ रहा है। और आज भी लोग इसको ना सिर्फ एक देश में बल्कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर स्पॉट करते हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी है कि लोगों ने इसके लिए रूल्स तक सेट किए हुए हैं कि अगर ये दिख जाए तो ये सब कुछ नहीं करना या फिर ये सब कुछ करना है। ये स्टोरी वो वाली बिल्कुल नहीं है जो आप अकेले में बैठ कर देख सकें। सो प्लीज़ आप या तो कमरे की लाइट्स वगैरह ऑन कर लीजिएगा या फिर रात को तो बिल्कुल मत देखिएगा। बट रात को आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो है लाइक बटन के साथ गुलू गुलू। वो काम जरूर कर दें। सब्सक्राइब बटन के साथ भी कुछ पुचू कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें किसी एक जगह पर नहीं जाना बल्कि मल्टीपल ऑफ जगहों पर जाना पड़ेगा। बट सबसे पहले चलेंगे हम मैक्सिको के एक बहुत ही छोटे से गांव ज़काटस में। और टाइम था लेट 1990s का, रात के 3 बजे के आसपास, जब एक 15 साल की लड़की उसकी अचानक से अपने बेड में लेटे लेटे आंख खुली क्योंकि उसको बहुत ही अर्जेंट में बाथरूम यूज़ करना था। बट अब 15 साल की लड़की, और क्योंकि ये घर उनका पुराना था और उनका बाथरूम घर के बाहर दूसरी साइड में बना हुआ था, सो उसको अकेले जाने में डर लगने लगा कि वो कैसे जाएगी। सो उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई जो कि उसके साइड में ही दूसरे बिस्तर पर लेटी हुई थी, माँ। बट उसकी माँ ने आवाज़ नहीं सुनी। उसने दोबारा आवाज़ लगाई, माँ। बट अगेन उसकी माँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, माँ। बट तभी सडनली पूरे कमरे का एनवायरनमेंट चेंज हो गया क्योंकि इस लड़की ने नोटिस किया कि उसके बेड और उसके माँ वाले बेड के बिल्कुल बीच में जो पीछे दीवार थी, उस दीवार के साथ एक औरत खड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा गीली है। उसके शरीर से पानी टपक रहा है। उसने वाइट कलर की ऊपर से नीचे तक ड्रेस डाली हुई है, एक बड़ा सारा गाउन डाला हुआ है। उसके बाल आधे आगे आधे पीछे और उसके चेहरे पर आंखें नहीं है। ये चीज़ जैसे उस लड़की ने पीछे घूमकर देखी, वो लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उसको समझ नहीं आ रहा वो चिल्लाए या डरे या रोए, क्या करे। अंदर से वो कंपन छूट रही थी उसकी। चिल्लाना वो चाह रही थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। पूरा कमरा एकदम से उसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। बट इस लड़की ने अपना वहम दूर करने के लिए कि वो जो चीज देख रही है सामने ये असल है भी या नहीं, उसने उसको और क्लोजली देखना चाहा और जरा पास जाके। बट तभी उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए उसने नोटिस किया इस सामने खड़ी हुई चीज के पैर। आमतौर पर सभी चीजों के पैर जमीन से लगे हुए रहते हैं, लेकिन नहीं, ये जो चीज सामने उसके खड़ी थी इसके पैर जमीन से नहीं लगे हुए थे, ये थोड़ा ऊपर उठे हुए थे। मतलब ये पूरी चीज जो उसके सामने खड़ी थी वाइट कलर की ड्रेस में, ये हवा में लेविटेट कर रही थी। ये चीज देखते ही इस लड़की ने इतनी जोर से चिल्लाया, अपना कंबल मुंह के ऊपर लिया और अंदर ही अंदर सूबकियां भरने लगी। इतनी जोर से चिल्लाने पर उसके साइड में लेटी हुई माँ, उसकी नींद खुल गई और उसने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन करी, जाकर अपनी बेटी को संभाला जो कि अंदर कंबल में कांप रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। तुरंत उसकी माँ ने हाथ लगाकर कंबल को साइड में करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बेटी कंबल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बट फिर भी अंदर से उसको झटका कर कहा कि क्या हुआ, बोलो तो सही। तब उस बच्ची ने अपना कंबल हटाया और सारी बातें अपनी माँ को बताने की कोशिश करने लगी। लड़की ने बताया कि अभी अभी यहाँ दीवार के साथ एक औरत खड़ी थी जिसके पैर हवा में थे, ऊपर से लेकर नीचे तक वो गीली थी, उसके शरीर से पानी टपक रहा था। बट सामने खड़ी उसकी माँ ने सारी बातें मजाक कह दी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आधी रात से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, जरूर तुम सपना देख रही होगी, तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई, चुपचाप जल्दी से सो जाओ। जिसके कुछ दिनों बाद पूरे गाँव की एक रात लाइट कट हो चुकी थी क्योंकि मेंटेनेंस का कहीं काम चल रहा था। मजबूरन पूरे परिवार को छोटा सा इन्वर्टर लगाकर एक ही बड़े हॉल के अंदर जो कि इनके घर में बना हुआ था उसके अंदर सोना पड़ा ताकि थोड़ी थोड़ी हवा सबको मिलती रहे और पूरी रात इन्वर्टर चल सके। पूरा परिवार, माता पिता, दादा दादी, सभी भाई बहन बच्चे एक ही कमरे के अंदर अब सो रहे थे। और अगेन रात के 3 बजे के आसपास पूरे परिवार ने सुना कि बाहर, उनके घर से बाहर बहुत ही पास में कहीं आवाज आ रही है, जैसे एक महिला गहरी डीप गर्गलिंग आवाज में चिल्ला रही है। 2 बार वो चिल्लाती है और तीसरी आवाज उसकी रोने की होती है और चौथी आवाज में वो बार बार बोल रही है, आ माई चिल्ड्रंस, आ माई चिल्ड्रंस। ऐसी ये आवाज इस पूरे परिवार ने सुनी। धीरे धीरे ये आवाज इनके और पास आती जा रही थी और तभी सडनली इनके घर के बाहर जो कि स्ट्रीट डॉग्स काफी सारे आसपास घूम रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक करके हाउल करना शुरू कर दिया। और आमतौर पर हमारे भारत में भी और वहां भी ये माना जाता है कि कुत्तों को हमसे पहले ही किसी चीज का आभास हो जाता है, उनको अंदाजा लग जाता है कि कुछ आने वाला है या फिर होने वाला है। और अगर कोई भी नेगेटिव या फिर कुछ भी अजीब चीज उनके
उनके पास से क्रॉस करे तो वो हाउल करने लग जाते हैं। बट अब यहाँ बात ये थी कि वो लड़की जो कि इस परिवार में जिसने पहले भी ये सारा कुछ फील किया था, वो उठ खड़ी हुई। उसने अपने पूरे परिवार को बताना शुरू कर दिया कि उसने ऐसी आवाज़ पहले भी सुनी है। उस रात मैंने बताया भी था मेरी माँ को, लेकिन मेरी माँ ने मेरा वहम बताकर मेरे को सुला दिया। लेकिन अब तो ये कंफर्म हो चुका है, अब तो आपने भी ये सारी आवाज़ें सुनी है। मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रही थी और ये मेरा वहम या सपना नहीं था। ये रात पूरे परिवार ने डर के साए में काटी। अगली सुबह होने का जल्दी से वो वेट कर रहे थे और जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ, पूरा परिवार घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से बातें करने लगा। और तब बड़े बुजुर्ग भी लोग आसपास इकट्ठा हो चुके थे। उन सबको बताया कि उन्होंने रात को क्या क्या कुछ फील किया। और तब इन बुजुर्गों ने एक नाम लिया, ला llorona AKA द वीपिंग वुमेन, जो कि पूरे मेक्सिको की सबसे फेमस गॉस्ट है जो आज भी वहां दिखाई देती है। इस पूरे परिवार ने ला llorona की हिस्ट्री जाननी शुरू कर दी और इनके सामने जो जो चीज़ें आई वो सच में अनबिलीवेबल थी। असल में ला llorona की ये पूरा इतिहास 500 से भी ज़्यादा सालों से पूरे मेक्सिको के अंदर चलता आ रहा है। और ना सिर्फ मेक्सिको में बल्कि अमेरिका के कुछ पार्ट्स में, ग्वाटेमाला में और भी आसपास नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ला llorona को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बट आखिर इस ला llorona को 500 सालों से लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों ये अपना आभास करवा रही है लोगों को, इसको समझने के लिए आपको ला llorona की स्टोरी को समझना पड़ेगा। तकरीबन 500 से 550 सालों पहले मेक्सिको, जो कि उस टाइम पर स्पेनिश के कॉलोनी हुआ करता, यूरोप की सेना जिसमें मेनली स्पेन के लोग शामिल थे, ये सारे लोग मिलकर मेक्सिको के ऊपर कब्जा करने के लिए आए। और उस टाइम पर इन लोगों ने कब्जा सक्सेसफुली कर भी लिया। बट इस कब्जे के साथ ही बहुत सारे रूल्स भी आए, जिसमें माना गया कि स्पेन के लोग जो यहाँ रहते हैं वो ऊंचे दर्जे के माने जाएंगे, जबकि यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो यहाँ पर पले बढ़े हैं, उनको यहाँ लोअर दर्जा दिया जाएगा। और उस टाइम पर मेक्सिको के एक गांव के अंदर मरिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। उस टाइम पर वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। बट उसके शादी के लिए उसके माता पिता काफ़ी सारे रिश्ते देख रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट सूट नहीं आया। अब क्योंकि इस टाइम पर लगभग मेक्सिको स्पेन की कॉलोनी में बदल चुका था, इसलिए बहुत सारे स्पेन के लोग भी अब रिश्तों के लिए देख रहे थे कि उनको यहाँ पर शादी करनी है, अपना घर बार बसाना है। तब एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो कि स्पेन से उठकर मेक्सिको में आया था, उसने अपने यहाँ काम धंधा जमाया और बहुत ही अच्छा काम धंधा उसका चल भी रहा था। तब उसको मरिया के बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे उसके माता पिता मरिया के लिए रिश्ता देख रहे हैं। उस बिजनेसमैन ने आकर मरिया के घर पर मरिया के लिए बातें करी। मरिया भी इस बात के लिए खुश थी कि देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। माता पिता ने कहा कि पहले तुम दोनों एक दूसरे को जान पहचान लो, अगर तुम दोनों की बनी, क्योंकि अब दोनों अलग अलग समाज से थे, अलग अलग देश से थे। बट फिर भी दोनों का रिश्ता अब फाइनल हो चुका था। दोनों ने शादी के लिए कुछ टाइम मांगा और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन ये कुछ टाइम जो शादी के लिए मांगा था, ये बहुत लंबा टाइम बीत चुका था। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब इस बात में मैं श्योर नहीं हूँ कि मरिया उसको जेन्युइनली लव करती थी या फिर वो सिर्फ इस अपने देश से, जो कि अब गुलाम बन चुका था स्पेन का, इस देश से बाहर निकलना चाहती थी इस आदमी के थ्रू, ये मुझे नहीं पता। बट इन दोनों का प्यार कुछ इस कदर चढ़ा कि इन दोनों के 3 बच्चे हो चुके थे। तीनों बच्चों के बाद भी मरिया बार बार इस बिजनेसमैन को बोलती रहती कि अब तो शादी कर लो, अब तो शादी कर लो। और वो बिजनेसमैन बार बार यही कहता रहता कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुमको कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाला, ये तीनों बच्चे मेरे हैं, तुम भी मेरी हो और मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। बट एक दिन सडनली ये आदमी इस पूरे मेक्सिको से ही गायब हो गया। और तब बाद में मरिया को पता चला कि ये बिजनेसमैन अपना सारा तामझाम समेट कर झोले में डालकर यहाँ से निकलकर वापस स्पेन जा चुका है। और स्पेन इसलिए गया है क्योंकि उसकी पहले से ही वहाँ बच्चे हैं, इसकी वहाँ शादी हो चुकी है। ये पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन मेरे साथ तो बस अपना टाइम पास कर रहा था। अब उन तीनों बच्चों की तरफ देख मरिया को फील होने लगा कि उसका तो यूज किया गया है और यूज करके उसको फेंक दिया गया। 3 बच्चे उसकी जिम्मेदारी पर वो छोड़ गया है। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता था? इस गम में मरिया अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड रहने लगी। उसको मिस कर रही थी अपने बिजनेसमैन को कि वो आकर वापस उसे लेकर जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। 3 महीने 4 महीने टोटल उसने 8 महीने के आसपास उस बिजनेसमैन की वेट करी, लेकिन वो नहीं आया। तीनों बच्चे बार बार पूछ रहे थे उससे कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। पापा तो वापस उड़ चुके थे। बट डिप्रेस्ड मरिया, उसको अंदर से इतना ज़्यादा बुरा लगा, वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी कि एक शाम वो अपने बच्चों को लेकर लेक टेक्सोको, जो कि मेक्सिको सिटी जहाँ आज बनी हुई है, उसी मेक्सिको सिटी के पास लेक टेक्सोको आज भी मौजूद है, उस लेक टेक्सोको के पास लेकर गई अपने तीनों बच्चों को। और उन तीनों बच्चों के साथ खुद खड़ी होकर उस लेक का व्यू लेने लगी। धीरे धीरे दिन ढलता गया और अभी भी तीनों बच्चे और साथ में मरिया यहीं बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कुछ चीज़ होने का। बार बार उसके बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी हम यहाँ पर क्यों हैं, मम्मी हम यहाँ पर क्यों हैं। बट मरिया ने एक शब्द भी नहीं बोला। रात का अंधेरा भी अब हो चुका था और तभी बच्चों के बार बार पूछने पर मरिया ने बोला कि मैं तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
ये कहकर मरिया खड़ी हुई, तीनों बच्चे उसके साथ खड़े हो चुके थे। मरिया अपने तीनों बच्चों को थोड़ा और आगे की तरफ लेकर गई और एक ही झटके में तीनों बच्चों को उस लेक टेक्सोको में फेंक दिया। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज थी, जिनमें से एक चीज हो सकती है, वो ये कि या तो हो सकता है मरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थी, बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस बिना बिजनेसमैन के अपने तीनों बच्चों को पाल ले। या फिर हो सकता है वो उस आदमी का बदला इन तीनों बच्चों से ले रही हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी कि वो अंदर से इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि लिटरली पागल हो गई हो। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, अपने बच्चों के साथ ही वो ऐसा करने जा रही है। बट इन तीनों में से कुछ भी हुआ हो, तीनों बच्चे अब पानी के अंदर कूद चुके थे। ये काम रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास हुआ था और मरिया ने अपने तीनों बच्चों को उस लेक टेक्सोको में डूबते हुए भी देखा। बट जब वो तीनों बच्चे डूब चुके थे, उनकी जो बॉडी थी वो आगे की तरफ जा चुकी थी, उसके बाद मरिया को सडनली रियलाइज हुआ होगा कि आखिर उसने क्या कर दिया। एकदम से उसको स्नैप ऑफ द मोमेंट में झटका लगा। उसको समझ आया होगा कि उसके बच्चे उससे दूर जा चुके हैं, उनकी मौत भी हो चुकी होगी और वो इस दुख में इतना ज़्यादा और टूट गई। पहले से ही दुख था उसके पति के छोड़ जाने का, सो कॉल्ड पति, और अब बच्चों के भी जाने का दुख, कि वो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाई और उसने खुद भी नदी के अंदर, इसी लेक के अंदर छलांग लगा दी। यहाँ तक तो इस स्टोरी सबने देखी है, मतलब कि वहाँ कुछ उस टाइम पर प्रेजेंट मौजूद गवाह भी थे जिन लोगों ने बताया कि मरिया नदी में कूद गई, मरिया नदी में कूद गई। इसके बाद जो स्टोरीज थी वो वहाँ के लेजेंड्स ने बनाई, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो जैसे ही मरिया उस लेक के अंदर कूदी, उसके बाद जब उसकी मौत हुई होगी और बाद में उसकी आत्मा निकल कर या तो स्वर्ग या फिर नरक में जहां पर भी गई होगी, भगवान के पास गई होगी, तब भगवान ने उस आत्मा को अपने पास आने से रोका और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे कहां पर हैं। और तब मरिया ने जवाब दिया होगा कि मुझे नहीं पता कहां है मेरे बच्चे। इस पॉइंट पर या तो भगवान ने या फिर डेविल ने या फिर जो भी एंटिटी होगी ऊपर, उन्होंने कहा होगा मरिया को कि तुम हेवन या फिर हेल के अंदर तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक तुम अपने बच्चों का पता नहीं लगा लेती या फिर अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर आती। इसलिए तुम्हें वापस धरती पर जाना पड़ेगा ताकि तुम अपने बच्चों को ढूंढ सको। इसलिए मजबूरी में वापस मरिया को धरती के ऊपर भेज दिया गया ताकि वो पूरी धरती के ऊपर घूम घूम कर ये देख सके कि आखिर उसके बच्चे कहां पर हैं। और इसीलिए मैक्सिको के आसपास के इलाकों में लोग आज भी ये सुनते आ रहे हैं, आ माई चिल्ड्रन, आ माई चिल्ड्रंस। ऐसी महिला की आवाज वहां सुनना रात के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉमन है और इसीलिए हमेशा ला llorona ऊपर से लेकर नीचे तक गीली रहती है जैसे वो अभी पानी से बाहर निकली हो, क्योंकि एक्चुअल में ला llorona कभी उस लेक से बाहर निकली ही नहीं। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ दशकों बीतते गए, शतकों बीत चुके थे और इतने सारे एनकाउंटर्स ला llorona के साथ हुए कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रूल्स सेट कर दिए, कुछ वार्निंग सेट कर दी कि तुमको ऐसे बिहेव करना है, ये सब रूल्स हैं, इन सब रूल्स को फॉलो करना है अगर ला llorona तुम्हारे सामने आ जाए तो। जिसमें रूल नंबर 1, ला llorona हमेशा पानी के पास मिलेगी, चाहे वो नदी हो, लेक हो, कैनाल हो, कोई बड़ा सारा नाला हो, कोई तालाब हो, कोई झरना हो, ऐसी जगहों पर ला llorona मिलने के चांसेस 99% है। और इस बात की सेंस भी है क्योंकि उसने अपने बच्चों को एक लेक के अंदर डुबाया था, वो खुद भी एक लेक के अंदर ही डूबी थी। सो इसी वजह से पानी उसके लिए एक ट्रॉमा जैसा है। रूल नंबर 2, ला llorona हमेशा रात को 3 बजे के आसपास तुमको दिखाई देगी किसी पानी के पास। 3 बजे इसीलिए क्योंकि 3 से लेकर 4 बजे का जो टाइम होता है उसे आमतौर पर पूरी दुनिया द डेविल्स आवर के नाम से जानती है। मतलब ये घंटा हमारे पूरे दिन का सबसे नाजुक घंटा होता है। आमतौर पर आपने नोटिस किया होगा कि जो मेजरली पूरी दुनिया में हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं इसी टाइम पर आते हैं, क्योंकि इस टाइम पर शरीर सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है। हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होते हैं। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, इसीलिए इसको डेविल्स आवर भी कहा जाता है। और इसका अपोजिट एक और रीजन है और वो ये कि भगवान जीसस क्राइस्ट की मौत रात के 3 बजे के आसपास ही हुई थी, जब वो क्रॉस पर लटके हुए थे और रात को 3 बजे वो इस दुनिया से निकल गए थे। बहुत सारे लोग या फिर इन चीज़ों के अंदर रिसर्च करने वाले लोग ये मानते हैं कि 2:30 से लेकर 4 बजे के आसपास का टाइम दो दुनिया के बीच का बहुत ही थिनेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पर जो दीवार है वो सबसे कमजोर होती है, इसलिए कोई भी स्पिरिट आराम से हमारी दुनिया के अंदर एंटर कर सकती है। इसलिए ऐसी जो अटपटी चीजें होती है ना, ये रात को 2 से लेकर 4 या फिर 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होंगी। इसलिए इस रूल नंबर 2 में कहा गया है कि अगर 3 बजे के आसपास तुमको बाहर कुछ आवाज सुनाई दे और अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई पानी हो तो बिल्कुल भी उस चीज को बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करना। रूल नंबर 3, ये रूल सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से इसको बनाया भी गया है। ये रूल जब तक नहीं था तब तक बहुत सारी लोगों की ला llorona की वजह से जाने भी गई। जिन जिन की जाने गई उनकी स्टोरीज हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था ये कभी हमें पता भी नहीं चल पाएगा।
ये रूल है साउंड की, आवाज की। मतलब कि अगर आपको रात को 3 बजे के आसपास ला llorona की आवाज सुनाई दे, अगर वो आवाज आपके बहुत पास से आ रही हो, आपको लग रहा हो कि जस्ट ये तो बहुत ही पास में है, लेकिन ये ट्रिक है, वो बहुत दूर होगी आपसे और उसकी आवाज आपको बहुत पास से सुनाई देगी। और अगर आपको लग रहा हो कि उसकी आवाज तो बहुत दूर से आ रही है, जैसे कि हवा हो उसमें घुल मिल कर आवाज आ रही हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है वो, लेकिन ये एक ट्रिक है, वो बहुत ही पास में खड़ी है आपके कहीं पर। और अगर आपने गलती से भी उस आवाज़ की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करी कि ये तो दूर है, अभी पास आने में टाइम लेगी या फिर इतने में बच के निकल जाऊंगा / निकल जाऊंगी, वो आपके बहुत पास होगी और आपकी जान ले लेगी। रूल नंबर 4, वो अपने लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। रिमेंबर 500 सालों पहले उसने अपने 3 बच्चों को खोया था, इसलिए रात को 3 बजे के आसपास अगर कोई भी बच्चा उसको अपने रोड पर या फिर कहीं भी चलता फिरता दिखाई देता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसका बच्चा है। बेशक वो क्लियरली नहीं देख सकती कि वो बच्चा उसका है या नहीं, वो बस वही देखती है जो वो देखना चाहती है। आप समझने की कोशिश करिएगा, उसको हर बच्चे के अंदर अपना बच्चा दिखाई देता है। और सिर्फ यही कारण है कि आज भी पूरे मैक्सिको के अंदर आप घूम लेना, रात होते ही या फिर दिन ढलते ही कोई भी बच्चा आपको किसी नदी किनारे या फिर तालाब के आसपास या फिर किसी कनाल के आसपास खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको समझा रखा है कि दिन ढलते ही चुपचाप घर के अंदर आ जाना, वरना ला llorona तुम्हारे आसपास आ जाएगी, तुमको उठा के ले जाएगी। रूल नंबर 5, आज तक किसी ने ला llorona का चेहरा नहीं देखा, सही से नहीं देखा एटलीस्ट, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उसका चेहरा देखा था, ला llorona उनको नहीं छोड़ती, इंस्टेंटली उनको रिजल्ट दिखाती है, उनकी जान ले लेती है। इसीलिए आज तक हम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि ला llorona दिखती कैसी है, क्योंकि जितने भी दूर के एनकाउंटर्स हुए हैं ला llorona के साथ, उसमें दूर से उनके फेस को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसी दिखती है। पास से जिसने देखा है वो इस दुनिया में बताने लायक नहीं रहे। और यहाँ ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो लोग बताते हैं कि जो भी लोग उसको अपने पास से देखते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं, तभी इंस्टेंटली ला llorona उनको पकड़कर अपने साथ घसीट कर पानी के अंदर ले जाती है, या फिर वो उनकी आत्मा को अपने साथ निकाल कर ऊपर हेवन की तरफ ले जाती है, ये समझ कर कि ये उनके बच्चे हैं और ऊपर उसको हेवन में एंट्री मिल जाएगी। बट वो हमेशा गलत होती है। सो इसलिए अगर आपको कभी ला llorona दिख जाए, पहली बात तो उसकी आंखों में आके कभी मत डालना, उसकी तरफ देखने की कोशिश मत करना, और अगर आपको भागने का मौका मिले तो तुरंत भागो और पीछे मुड़कर देखने की भी कोशिश मत करना, या फिर उसका एक बेटर लुक लेने की कोशिश मत करना। कभी तो एक्सेप्ट करो यार, नहीं हर चीज मजाक नहीं होती, मानो इस बात को बाबूजी। सो अब आपने ला llorona की पूरी स्टोरी जान ली, उसके रूल्स भी समझ लिए, बट इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ला llorona पिछले 500 से भी ज़्यादा सालों से लोगों को दिख रही है। बहुत सारे ऐसे विटनेसेस हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आए, उन्होंने डिबेट भी करी और क्लियरली सबकी स्टोरीज एक जैसी ही थी कि उन्होंने ला llorona को देखा, उसको पूरा डिस्क्राइब किया, कुछ भी चीज अलग नहीं। सो अब मैं आपको कुछ एक इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसमें लोगों को ला llorona दिखी। टाइम था 1985 का और जगह थी मैक्सिको का हलिस्को गांव, जब रात के टाइम पर एक 7 साल का बच्चा अपने सभी आसपास के छोटे छोटे दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। वहां पर हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई को वैम्पायर कहा जाता है। हर रोज की तरह सभी बच्चे अपने घरों के पीछे बने हुए जंगलों के अंदर आराम से वही छुपन छुपाई खेल रहे थे। और रात के तकरीबन 9:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। कुछ एक गेम्स इनको और खेलने थे, मतलब कि कुछ एक बाजियां और खेलनी थी हाइड एंड सीक की। उसके बाद ये सब लोग अपने घर जाने वाले थे और तभी नई बाजी शुरू हुई। एक बंदा वही अपने गिनती गिनने के लिए पेड़ के पास गया और बाकी सभी बच्चे जाकर अलग अलग जगहों पर छुप चुके थे। इनमें से 3 टोटल बच्चे पास ही में मौजूद जंगल के अंदर एक बड़ा सारा बुश बना हुआ था, मतलब कि झाड़ियों का एक बड़ा सारा गुच्छा था, उस गुच्छे के पीछे जाकर छुप गए। और इस गुच्छे के बहुत ही पास से नदी यहाँ से निकल रही थी और उस नदी के निकलने की आवाज क्लियरली इन सभी बच्चों को सुनाई दे रही थी। बट तभी इन तीनों बच्चों में से एक ने उस अपनी गेम को छोड़कर बाकी दोनों बच्चों को कहा कि तुमने वो आवाज सुनी? दूसरे बच्चे बोले कौन सी आवाज़, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनी। नहीं यार, मैंने अभी अभी पीछे से आवाज़ सुनी है कि जैसे कोई नदी को क्रॉस कर रहा हो। बट बाकी दोनों बच्चों ने कहा कि आमतौर पर हम देखते तो हैं गायें बहुत सारी नदी में से उतर कर उस तरफ जाती हैं, तो कोई गाय ही होगी। उस बच्चे ने कहा हाँ हाँ हो सकता है गाय हो। बट तभी उस बच्चे को ध्यान आया कि ये तो बहुत ही ठंड की रात है और आमतौर पर ठंड की रातों में गायें ऐसे नदियां क्रॉस नहीं करती। तभी वो क्यूरियस बच्चा उस झाड़ी में से खड़ा हुआ और उसने नदी की तरफ देखने की कोशिश करी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक सफेद सी कलर की चीज जिसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक गीली हो चुकी थी और उसका आधा शरीर ऑलरेडी नदी के अंदर, और वो धीरे धीरे ऐसे नदी को क्रॉस करते हुए उन्हीं की तरफ आ रही है। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को कहा, दोनों दोस्तों को कहा कि देखो 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 वहां कुछ है जो नदी को क्रॉस करते हुए आ रहा है। दोनों बच्चों ने खड़े होकर भी उस चीज को देखा और वो चीज वहां सच में थी।
फैमिली जो कि धीरे 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 क्लोज उनके आती जा रही थी। तीनों बच्चे चिल्लाते हुए अपनी सभी दोस्तों को लायरोना बताते हुए, क्योंकि इनको पहले से ही बताया गया था, वहां जन्म के बाद जैसे ही बच्चा समझने लगता है लायरोना के बारे में बता दिया जाता है। तीनों ये बच्चे बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ चिल्लाते हुए अपने गांव तक तब तक भागे जब तक वो अपने घर में नहीं पहुंच गए। घर पहुंचते अपने माँ बाप को बताया और माँ बाप ने उनसे एग्जैक्टली पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने वही बताया कि हम लोग खेल रहे थे, तभी हमें एक चीज़ दिखी जो कि नदी को क्रॉस कर रही थी, और जब हमने उठ के देखा तो वो चीज़ धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी, और जैसे ही वो चीज़ नदी से बाहर निकली तो वो चल नहीं रही थी बल्कि उसके पैर हवा में थे। वो लिटरली ग्लाइड यानी कि हम लेविटेट भी कह सकते हैं, वो लेविटेट करते हुए हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी, और हम लोग इतने ज़्यादा डर गए कि हम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके अलावा दूसरी स्टोरी लिनारिस मैक्सिको की, जब एक फैमिली जिसके अंदर माता पिता उनके 2 बच्चे, ये परिवार लिनारिस गांव के अंदर एक शाम अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आया, मतलब कि अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आया, और रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। रात को सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और गहरी रात तक ये सभी लोग आपस में बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, क्योंकि परिवार बहुत लंबे टाइम मिला था, सो बातें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी। तभी पूरे परिवार ने बच्चों को जल्दी सोने के लिए कहा। जल्दी ही बच्चे अपनी बिस्तरों के अंदर घुस चुके थे, और तभी बातें करते करते इस पूरे परिवार ने घर के बाहर मौजूद चौराहे से एक अजीब सी आवाज़ आती हुई सुनी। सभी लोगों की बातें रुक चुकी थी उस आवाज़ को सुनने के लिए। जब सभी ने ध्यान से वो आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुबकियां भर रहा हो, कोई आहें भर रहा हो। 2 बार ऐसे चिल्लाने की आवाज़ और 1 बार रोने की आवाज़, वही सेम पैटर्न ये उनको सुनाई दे रहा था। और ये आवाज़ें ना सिर्फ वो लोग सुन पा रहे थे बल्कि उनके बच्चे जो अभी अभी सोने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी सुनी। इस आवाज़ को सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भाग कर सीधा खिड़की पर गए ताकि वो बाहर देख सके कि आवाज़ किसकी है। और तभी बच्चों ने देखा कि चौराहे पर एक औरत व्हाइट क्लॉथ्स के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी वही भीगी हुई और हवा में उड़ती हुई चिल्ला रही है बार बार। कभी उसके हाथ पूरे ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, कभी उसके हाथ पूरे आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे वो किसी से कुछ मांग रही हो। और ना सिर्फ वो रो रही थी बल्कि आसपास के जितने भी घर थे वो कभी इस घर के दरवाजे पर जाकर बहुत जोर से चिल्लाती, कभी सामने वाले घर के दरवाजे पर जाकर बहुत जोर से चिल्लाती। शायद इस टाइम पर वो ढूंढ रही थी कि किसी का दरवाजा खुला हो ताकि वो अंदर घुस सके या फिर कोई जगह हुआ हो। और तभी सडनली इन ए स्नैप ऑफ मोमेंट उस चीज़ ने नोटिस किया कि कुछ बच्चे खिड़की के ऊपर उसी को देख रहे हैं, और बहुत स्पीड में वो चीज़ आकर इन बच्चों के सामने खड़ी हो गई। और ये चीज़ ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि पीछे मौजूद उनके परिवार वालों ने भी देखी, और इस खिड़की पर आकर उसने पीछे हाथ करके बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए, आगे की तरफ आए, अपने बच्चों को पीछे की तरफ खींचा, और सामने वो उसके गुस्से से भरी हुई चिल्लाहट को सुन पा रहे थे। बच्चों को पीछे खींचकर माँ बाप ने उनके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि वो ये चीज़ ना देख पाए। अंदर ही अंदर बच्चे देखने की कोशिश कर रहे थे, बट तभी वो जो सामने एक चीज़ खड़ी थी उसने गहरी गहरी सांसें भरनी शुरू करी। धीरे धीरे वो चीज़ पीछे गई और वहां से फेड आउट हो चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज़ भी आनी अब बंद हो गई। किसी को भी परिवार में समझ नहीं आया कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा, आखिर ये बीमारी थी क्या। पूरे परिवार ने अगले दिन घूमने का प्लान बनाया क्योंकि पिछली रात उनकी बहुत टेंशन में बीती थी। पूरा दिन उन लोगों ने पिकनिक मनाया और रात के टाइम पर वो लोग वापस लिनारिस मैक्सिको में आ रहे थे। बट तभी हाईवे पर उनकी गाड़ी चलते चलते इस घर की जो दोनों बच्चों की माँ थी उसने कहा अपने पति को कि रोको रोको, गाड़ी रोको, वो सामने देखो, वही चीज़ जो हमको कल रात को दिखी थी। तभी इसके पति ने बहुत जोर से ब्रेक लगाए गाड़ी के, और सामने उनको वही चीज़, वही फिगर जो रात को उन्होंने देखी थी, एग्जैक्टली उसी शेप में, एग्जैक्टली उसी ड्रेस में, और आज भी उसके पैर हवा में ऊपर थे और वो रोड के साइड में खड़ी थी। लेकिन अब उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुकी थी, उनके काफ़ी पास पहुंच चुकी थी उस चीज़ के, और उन्होंने उसका फेस भी देखा। फेस के साथ उसका चेहरा बहुत बड़ा खुला हुआ, और साथ में उसकी 2 आंखें जो कि बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, पूरे कपड़े उसके गीले, उनसे पानी टपक रहा था। किस्मत अच्छी ये रही कि जिस टाइम पर ये लोग उसका फेस देख रहे थे ये रुके हुए नहीं थे। इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं से स्पीड अप कर ली, तुरंत खींच ली। ये बिल्कुल भी वेट नहीं किया इन्होंने कि आखिर उसका बेटर लुक ले लें, उसको देखने की कोशिश करें। ये तुरंत अपनी गाड़ी खींच कर ले गए, और अगले दिन जाकर पूरे प्रेस इकट्ठा करके इन लोगों ने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया। आज तक ये परिवार इंटरव्यू में यही बोलता है कि काश हमने उसका फेस नहीं देखा होता, क्योंकि वो फेस भूलने लायक नहीं है। हम पूरा परिवार उस फेस को भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम वो चीज़ भुला नहीं पा रहे। इसके अलावा एक और, ये थी वेरारूस्क मैक्सिको की, जब यहाँ एक 9 साल का बच्चा छोटा सा रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास नदी के पास ही खेल रहा था, और तभी उसने नोटिस किया कि काफ़ी देर से एक महिला इसी नदी के किनारे खड़ी है, जो कि ना तो उसकी तरफ देख रही ना ही कहीं आ जा रही। और तभी धीरे धीरे सडनली उस महिला ने उसके पास आना शुरू कर दिया,
और पास आकर उसकी तरफ स्माइल करने लगी। उस बच्चे ने उस महिला को देखकर कुछ भी अजीब फील नहीं किया, कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगा और तभी उस महिला ने उस बच्चे से उस बच्चे की माँ की आवाज में बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उस महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। असल में वो उस बच्चे को चाह रही थी कि उसका हाथ पकड़े और उसके साथ चले और इस बच्चे को भी इसमें कोई डर नहीं लग रहा था। असल में इनका घर नदी के किनारे ही मौजूद था और जैसे ही उस महिला ने हाथ बढ़ाया बच्चे को उसका हाथ पकड़ने के लिए, तभी पीछे से उसकी दादी ने बहुत जोर से चिल्लाया, उस बच्चे का नाम चिल्लाया और तभी ये जो स्पेल सामने सीन चल रहा था, ये सीन एकदम से टूट गया। एकदम से वो जो व्हाइट क्लॉथ के अंदर जो महिला थी उसका चेहरा भी बदल गया। उसने अपना चेहरा बहुत बड़ा सारा कर लिया, उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुल चुका था, आंखें उसकी बहुत बड़ी सारी हो चुकी थी। उस महिला ने अपने हाथ भी एकदम से पीछे कर लिए, वो पूरी की पूरी हवा में उल्टी हो चुकी थी, लेट चुकी थी हवा में। तभी उसकी दादी दोबारा से बार बार बोल रही है, उसका नाम बोल रही है बार बार और वो बच्चा भी घूमकर अपनी दादी की तरफ देख रहा है और एक बार उस महिला की तरफ देख रहा है। तभी उसकी दादी घर से भागते हुए सीधा इस बच्चे के पास आई और वो महिला उसके पास आने की और ज्यादा कोशिश कर रही थी उसको उठाने की, बट इससे पहले उसकी दादी ने जाकर उसको पकड़ लिया और खींचकर सीधा अंदर घर में लेकर गई और उस बच्चे को कहा कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक भगवान का नाम लो। ये बच्चा आज 40 सालों से भी ऊपर का हो चुका है और एक इंटरव्यू में कहा कि आज भी वो जब रात हो जाती है तो वो किसी भी नदी के पास नहीं जाता। इसके अलावा अगली स्टोरी गुदाजाला मैक्सिको 2019 में हुई, जब यहीं लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर जिसने पूरे 30 सालों तक इस पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया था और इसने भी बहुत बार ला llorona की स्टोरी सुनी थी। बहुत सारे विक्टिम ऐसे आए थे इसके पास जिसने ला llorona के बारे में डिस्कस किया। इसके खुद के परिवार में इसको बड़ा किया गया था ला llorona की स्टोरी सुना सुना कर, लेकिन ये हर बार हर विक्टिम के ऊपर हंसा कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम लोग इस चीज़ के अंदर कैसे विश्वास कर सकते हो, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक रात यही पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी उठाकर नाइट ड्यूटी में पेट्रोलिंग कर रहा था और तकरीबन रात के 2:30 बजे इस पुलिस ऑफिसर को नदी में एक महिला डूबती हुई दिखी। इस आदमी ने तुरंत, इस पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपनी गाड़ी नदी किनारे ले जाकर रोकी, खुद उतरा गाड़ी से और उस महिला को, डूबती हुई महिला को कहा कि हे तुम्हें मदद चाहिए, तुम ऐसे क्यों डूब रही हो, बाहर आ जाओ। और तभी उसकी आवाज़ सुनते ही उस महिला ने अपना चेहरा घुमाया और रिमेंबर, सिर्फ चेहरा, पूरा शरीर नहीं। उस महिला की अभी तक कमर दिख रही थी, मतलब कि चेहरा उसका सामने की तरफ था, बट उस महिला ने जैसे ही अपना चेहरा घुमाया, सिर्फ चेहरा, कमर या फिर उसके हाथ वगैरह कुछ नहीं हिले, आधे से ज़्यादा वो पानी के अंदर थी। चेहरा जैसे ही उसने घुमाकर पीछे खड़े हुए उस पुलिस ऑफिसर को देखा, वो पुलिस ऑफिसर इतना ज़्यादा डर गया, वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठा, अपने पुलिस स्टेशन में गया, अपने जाकर साथियों को बताया और अगले दिन ही उसने अपनी डे शिफ्ट की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया कि मुझे रात की नौकरी कभी भी मत देना। उसके बाद हमेशा के लिए इस पुलिस ऑफिसर ने ला llorona की स्टोरीज पर हंसना बंद कर दिया, इसके अंदर बिलीव करने लगा और इसके बाद से अब आपने कुछ इंसिडेंट्स जान लिए। इस पॉइंट के बाद इस ला llorona की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि ला llorona की स्टोरी स्पेनिश कॉलोनियल पीरियड की है, मतलब कि जब मैक्सिको के ऊपर स्पेन के लोगों ने कब्जा किया था, यूरोपियन एम्पायर ने कब्जा किया था, तब की है। बट ऐसे बहुत सारे सबूत और भी मिले। जब मैंने खुद इसके बारे में ढूंढा तो मुझे खुद मिला कि ये चीज़, ला llorona वाली चीज़, स्पेनिश कॉलोनी बनने से पहले की है। मतलब कि उस टाइम पर मैक्सिको ही था, उसके अंदर स्पेन वाले लोग नहीं आए थे। उस टाइम पर भी ला llorona एग्जिस्ट करती थी। असल में सन 1519 में स्पेन का एक बुक राइटर मैक्सिको के अंदर आया और उसका ये मेन मकसद था कि वो यहाँ रहने वाले एज़टेक लोगों के ऊपर किताब लिखे, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री टाइप लिखे। असल में एज़टेक लोग वो थे जिन्होंने स्पेन से पहले इस पूरे मैक्सिको के ऊपर राज किया था। ये एज़टेक लोग सच में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और क्योंकि अब स्पेन वाले यहाँ राज कर रहे थे तो वो देखना चाहते थे कि आखिर एज़टेक लोगों के अंदर ऐसा क्या खास था जो उन्होंने इतने लंबे टाइम तक यहाँ राज किया। उन लोगों ने उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, बहुत बड़े बड़े शहर बसाए। सबसे बड़ा शहर टेनोटिटलैन, जो कि आज के किसी महानगर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों को जोड़ दें आपस में, वैसे वैसे शहर उन लोगों ने उस टाइम पर बसाए। सो इस बुक राइटर ने जाकर सभी एज़टेक लोग जो अभी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनका एम्पायर खत्म हो चुका था बट अभी भी उनके वहाँ बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, उन लोगों से जाकर बातें करनी शुरू कर दी, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहा, उनके बिलीव्स, डिसबिलीव्स, खान पान, रहन सहन, उन सब के बारे में जानना चाहा। और यहीं पर उसको एक बहुत ही अजीब चीज़ मिली। असल में जब ये एज़टेक एम्पायर इस मैक्सिको के ऊपर राज कर रहा था, तब एक बाबा ने, यहाँ रहने वाले एक तांत्रिक बाबा ने 8 भविष्यवाणियां करी थी और वो भविष्यवाणियां पूरे एज़टेक एम्पायर के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। और इन्हीं 8 भविष्यवाणियों में छठी भविष्यवाणी थी एक महिला की आवाज, जो कि रातों को आने वाले टाइम में
पूरे मैक्सिको के इलाके में रोती हुई बिलखती हुई सड़कों के चौराहों पर तुमको दिखाई देगी, तुमको सुनाई देगी। ये चीजें मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा। उस टाइम पर जो उस बुक ऑथर ने लिखा था उस बुक का नाम था फ्लोरेंटाइन कोडेक्स। आप खुद जाकर इस फ्लोरेंटाइन कोडेक्स के अंदर ये सारी बातें पढ़ सकते हैं कि आखिर उस बुक राइटर ने उस टाइम पर क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट किया और क्या क्या कुछ इसके अंदर लिखा। मैंने खुद इसके बारे में वहीं से पढ़ा। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि मैंने आपको बताया था मरिया वाली स्टोरी तो स्पेनिश कॉलोनियल टाइम में हुई थी, जब वो स्पेन वाला आदमी यहाँ आया था, जब मैक्सिको स्पेन के अंडर था, उस टाइम पर हुई थी। बट उस टाइम से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कैसे कर दी गई, फ्लोरेंटाइन कोडेक्स तो उससे बहुत पहले लिखा गया था, उसमें इसका कैसे खुलासा हुआ ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। कमाल की बात यहाँ ये थी कि जब ये 8 भविष्यवाणियाँ, उनको वहाँ 8 ओमन्स कहा जाता है, जब ये 8 ओमन्स उस टाइम पर हुए थे तो उसके सिर्फ 2 सालों के अंदर ही पूरा एज़टेक एम्पायर ढह गया। जो लाखों करोड़ों लोगों का घर हुआ करता था टाटोटिटलियन शहर, वो एकदम से ढह गया। पूरा का पूरा मैक्सिको, पूरा का पूरा एज़टेक एम्पायर इस स्पेन के अंडर जा चुका था। कुछ लोग इस बात को सच नहीं मानते कि उस टाइम पर ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया था, तुक्का मारा गया था कि ऐसा कुछ होगा। बट तुक्का इतना सटीक कैसे हो सकता है? उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी हो सकती थी कि कोई महिला दिखाई देगी, एग्जैक्ट महिला, वो अपने बच्चों को ढूंढती हुई दिखाई देगी, ये चीज़ उसके अंदर लिखी हुई थी। इतना सटीक भी नहीं होना चाहिए कुछ। बट कुछ भी हुआ हो, 500 सालों से मैक्सिको के आसपास रहने वाले लोग, इस मैक्सिको के अंदर रहने वाले लोग भी ला llorona के बारे में सुनते आ रहे हैं, उसको देखते आ रहे हैं, उसको फील करते आ रहे हैं। ये एक ऐसा धब्बा है ला llorona इस पूरे मैक्सिको के नाम के ऊपर, जो कभी भी भरेगा नहीं, कभी भी हटेगा नहीं। खैर, जब मैंने आपको मरिया वाली स्टोरी सुनाई थी, इसके अलावा एक और स्टोरी है मलिनसेन नाम की महिला की। और कहा जाता है कि ये मलिनसेन उस टाइम पर यहीं मौजूद थी जब स्पेन के लोगों ने आकर मैक्सिको के ऊपर कब्जा किया था, इस पूरे एम्पायर को अपने अंडर किया था और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था एक। और जब स्पेन वालों ने ये युद्ध जीत लिया, उस टाइम पर बहुत सारे महिलाओं को अपनी दासी वगैरह बना लिया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हुए उनको अपनी नौकरानी टाइप बना लिया, अपने पास रखते, सारा दिन उनसे काम करवाते। और ये मलिनसेन भी ऐसे ही एक नौकर बन चुकी थी, एक दासी बन चुकी थी, एक बहुत बड़े पदाधिकारी की, जो कि इस नए एम्पायर के अंदर उसका बहुत बड़ा पद होने वाला था। और ये अधिकारी होने वाला था हर्नान कोर्टेज, जो कि उस टाइम पर स्पेन की सेना का सेनापति था। इसी ने अपनी सेना को लीड किया था कि कैसे युद्ध करना है, कैसे जीत हासिल करनी है। और ये मलिनसेन दासी बनते बनते इस हर्नान कोर्टेज के पास पहुंच चुकी थी। हर्नान कोर्टेज ने जैसे ही मलिनसेन को देखा, उसको ये पहले ही लुक में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। मलिनसेन ने भी अपने फ़ायदे के लिए, कुछ भी मान लो कि भाई उसको अपने दासी पने से छुटकारा मिलेगा, अगर वो इसकी सेवा करेगी तो इसको और लोग नहीं डांटेंगे, उसको नहीं मारेंगे। मलिनसेन ने भी उसके हक में बात करनी शुरू कर दी और जल्दी ही मलिनसेन ने इन लोगों की स्पेनिश लैंग्वेज को भी सीख लिया। अब मलिनसेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला बन चुकी थी हर्नान के लिए, क्योंकि उसको स्पेनिश भी आती थी और मैक्सिकन भाषा भी आती थी। ये दोनों भाषा में अपनी बातें, अपने विचार इस हर्नान कोर्टेज तक पहुंचा सकती थी। जल्दी ही मलिनसेन इस हर्नान कोर्टेज से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इनको एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, तभी हर्नान कोर्टेज उस लड़के को लेकर अपने साथ वापस स्पेन भाग चुका था। जिसके बाद मलिनसेन को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने अपना सारा घर परिवार छोड़कर वो सड़कों के ऊपर रातों को घूमने लगी, रातों को रोते हुए। ये असली बात है, मलिनसेन रातों को घूम रही थी अपने बच्चे को ढूंढते हुए। और लोग मानते हैं कि आज भी वो लड़की जो है, वो ला llorona, ये कोई और नहीं बल्कि मलिनसेन ही है। बट आज भी मैक्सिको के नेटिव लोग इस मलिनसेन को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इसने अपने बचाव के लिए, अपनी खुशी के लिए खुद को बेच दिया एक अज्ञात, एक अनजान व्यक्ति के हाथों। क्योंकि स्पेन वालों ने आकर यहाँ कब्जा किया था मैक्सिको के ऊपर और ये उनकी हेल्प कर रही थी, उसमें उनको ट्रांसलेटर बन के कुछ भी कह लो या फिर खुद को सौंप कर उनकी सेवा करके। इसलिए लोग आज भी मलिनसेन को एक द्रोही बोलते हैं। खैर, कुछ भी हुआ हो, स्टोरी सेम है, इसमें कैरेक्टर भी सेम है। एक महिला है जो कि सड़कों पर घूम रही है अपने बच्चों को ढूंढते हुए, पूरे तरीके से गीली, और उसके बच्चे आज तक उसको नहीं मिले। और जब से ला llorona एग्जिस्ट कर रही है, लोग इतने ही सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ला llorona किसी तरीके से उनको छोड़कर चली जाए, इस जगह को खाली कर दे। असल में हिस्डाल्गो नाम का एक गांव है मैक्सिको के अंदर और यहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और लोग मानते हैं कि उन्होंने ला llorona को पकड़कर इस कब्रिस्तान के अंदर दफना भी दिया है। असल में इस हिस्डाल्गो में रहने वाले लोगों को भी ला llorona बहुत बार दिखाई दी थी और वो लोग ला llorona से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने रात को निकलना बंद कर दिया घरों से। और इसी परेशानी का हल लेने के लिए वो लोग सीधा पहुंचे वेटिकन के पास,
वेटिकन आप समझ ही गए होंगे, गूगल कर लेना, कोई बात नहीं। वो सीधा लोग पहुंचे वेटिकन के पास कि भाई इस चीज़ का हल करो, ये बीमारी से पीछा छुड़वाओ हमारा। वेटिकन वालों ने कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो चीज़ सच नहीं हो सकती, अगर सच है तो हमें खुद देखना पड़ेगा पहले। इसलिए वेटिकन का एक ग्रुप इस डाल्गो गांव की तरफ आया और उन्होंने खुद छानबीन करनी शुरू कर दी। कुछ रातों तक उन्होंने वेट किया कि उनको भी ला रोना दिख जाए ताकि वो समझ पाए कि एक्चुअल बीमारी क्या है। और फाइनली एक रात इन वेटिकन वाले ग्रुप को वही आवाज़ सुनाई दी, रोती हुई एक महिला की, जो चिल्ला रही थी, अपने बच्चों को मांग रही थी। और जैसे ही आवाज़ का पीछा करते करते वेटिकन वाले उस आवाज़ की डायरेक्शन में जाने लगे, उनको सामने रोड पर खड़ी हुई एक महिला दिखाई दी जो कि लेविटेट कर रही थी। और इन वेटिकन वालों का काम मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इस चीज़ का कोई मजाक नहीं बढ़ा रहा, ये सच में बहुत एक सीरियस चीज़ होती है। इसको बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। इन वेटिकन वालों ने तुरंत ही सड़क के ऊपर खड़े खड़े सामने खड़ी हुई इस महिला का एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर दिया। और कुछ देर तक एक्सॉर्सिज्म चल रहा था, तभी वो महिला जो सामने खड़ी थी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई, लेकिन बजाय इनके पास आने के वो महिला ऊपर की तरफ जाकर कहीं गायब हो गई। वेटिकन वालों ने पूरे गांव वालों को कहा कि हमने उसका एक्सॉर्सिज्म कर दिया है, अब हमें उसकी कब्र बनानी पड़ेगी। ये तुरंत इस डाल्गो के कब्रिस्तान में गए, वहां एक नई कब्र खोदी, उस कब्र के ऊपर एक पत्थर तक लगाया और उस पत्थर के ऊपर एसिएंडा नाम लिख दिया। एसिएंडा ला रोना का ही पहले एक निकनेम हुआ करता था, एसिएंडा नाम लिख दिया। गांव वालों को इस बातों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ला रोना को पकड़ लिया है या फिर उसको कब्र में दफना दिया है। बट इसी गांव में एक महिला रहा करती थी जिसको इन वेटिकन वालों के ऊपर विश्वास था, और वो अपने साथ हमेशा जीसस क्राइस्ट का क्रॉस रखा करती थी। और एक शाम ला रोना की कब्र देखने के लिए वो उस कब्रिस्तान में गई, और कब्रिस्तान में उसी कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाया गया था, ग्रेव स्टोन जिसको बोलते हैं, उसी ग्रेव स्टोन के ऊपर वो अपना क्रॉस रख कर आई, ताकि ला रोना की आत्मा जो कि इस कब्र के अंदर दफन है उसको शांति मिले, भगवान उसको अपने साथ ले जाएं। और ये काम करके वो महिला वापस अपने घर जा चुकी थी। उसी रात एक भयंकर तूफान आया, पूरे गांव के अंदर भयंकर तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज आंधी तूफान, बिजली चमक रही थी, और एक बिजली आकर सीधा इसी ग्रेव के ऊपर गिरी, इसी कब्र के ऊपर गिरी, स्पेसिफिकली उसी पत्थर के ऊपर आकर गिरी, और भी मोर स्पेसिफिकली उसी क्रॉस के ऊपर आकर गिरी जो कि उस ग्रेव स्टोन के ऊपर रखा हुआ था। वो ग्रेव स्टोन के साथ वो क्रॉस भी फट कर चारों तरफ उसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए, वो पत्थर भी नीचे टूट चुका था, और वो जो ग्रेव नई नई उसको बनाई गया था, वो कब्र भी पूरी तरह से उखड़ के बाहर आ चुकी थी। ये चीज़ तो रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा कुछ वहाँ हुआ था। खैर, इस ला रोना के और भी बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी ट्रू स्टोरी पता हो जो मैंने मिस कर दी हो, या फिर आपको पता हो, तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। बट आज भी फिर ये ला रोना ना सिर्फ मैक्सिको में बल्कि वेनेजुएला, कोलंबिया, यूएस के भी बहुत सारे स्टेट्स, ग्वाटेमाला, और भी आसपास की जो छोटी मोटी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पनामा वगैरह, इन सब के अंदर दिखाई देती है। इन सब के अंदर ला रोना के अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस है उसको हम ला रोना के नाम से ही जानते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। क्या आपने कभी कोई सच में रियल में कोई भूत देखा है? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली शेयर करना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ आकर जरूर बताएं। मुझे अगर स्टोरी पसंद आई तो मैं उस चीज़ को कवर भी करूंगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कमल को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।